हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदावरीज बायो रिफाइनरीज के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसकी बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो देखिए वैसे ही मार्केट जो है वो 1-2 दिन से यहाँ पे डाउन चल रहा है और फिलहाल हमें इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में कुछ भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि देखिए जो जीएमपी होता है वो सिर्फ एक अंदाजा होता है जो चेंज होता रहता है। अगर इसके जीएमपी में यहाँ पे कुछ भी चेंज आता है तो उसका अपडेट आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नाउ अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1956 में स्टार्ट हुई थी, मतलब ये काफी पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी है। कंपनी एथेनॉल बेस्ड केमिकल बनाती है और एथेनॉल का प्रोडक्शन भी करती है। इसके अलावा ये इस तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चर करते हैं जो दवाइयों, कॉस्मेटिक्स, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेज और फ्यूल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि आजकल पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल के मिक्सचर का यूज किया जाता है और इस तरह के प्रोडक्ट्स में ये केमिकल्स काम आते हैं। इसी वजह से एथेनॉल बनाने वाली जो शुगर की कंपनीज हैं उनके दाम भी यहाँ पे पिछले कुछ टाइम में ऊपर गए थे। अगर बात करें एथेनॉल प्रोडक्शन की, ये कंपनी हर दिन 570 किलोलीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करती है और ये कंपनी एमपीओ जो एक केमिकल है जो दवाइयों में यूज होता है उसकी दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। अगर इनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखें तो ये बायो बेस्ड केमिकल्स, एथेनॉल एंड शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है और जैसे मैंने बताया था ये प्रोडक्ट्स दवाइयों, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेज, पावर जनरेशन और फ्यूल के अंदर यूज होते हैं। एज ऑफ नाउ इनके पास 18 पेटेंट्स भी हैं। कंपनी के बड़े क्लाइंट्स में एक बड़ा नाम यहाँ पे शामिल है कोका कोला और इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे 20 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। इस कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक महाराष्ट्र में और एक कर्नाटका में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो ये सेक्टर है एथेनॉल एंड केमिकल्स का, ये काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर लग रहा है। चलिए अब हम क्विकली इसकी आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 334 टू 352 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे है 554 करोड़ रुपीज का, जिसमें से फ्रेश इशू है 325 करोड़ रुपीज का और ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 229 करोड़ रुपीज का रखा गया। एक लॉट में यहाँ पे 42 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,784 रुपये पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 30 अक्टूबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसका यहाँ पे डेट यानी जो कंपनी की बोरोइंग्स है उसको रीपे करने के लिए उन फंड्स का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। देखिए जिस तरीके से मार्केट में यहाँ पे गिरावट आ रही है, ये वक्त है हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का और स्मार्टली इन्वेस्ट करने का। एक ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, जिसने पिछले कुछ सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मैंने इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच पर एक जबरदस्त फीचर देखा है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ आपको डिफरेंट ट्रेडर्स का हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स का आइडिया मिलता है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट ट्रेडर चूज कर सको। आप प्रॉफिट शेयरिंग का परसेंटेज कमीशन भी खुद डिसाइड कर सकते हो। अपने पैसे इन्वेस्ट करो और टॉप ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ ताकि आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सको। और कॉइनस्विच अभी 1% कैशबैक और 0 ट्रेडिंग फीस दे रहा है ऑन एवरी परचेज फॉर नेक्स्ट 30 डेज। कॉइनस्विच एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, मतलब अप्रूव्ड बाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है इस प्लेटफॉर्म पर। ऑल्सो कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स POR भी मेंटेन किया जाता है। आप 31 मार्च 2024 के लेटेस्ट फिगर्स देख सकते हैं। टोटल कस्टमर होल्डिंग्स 2,774 करोड़, टोटल कॉइनस्विच होल्डिंग्स 3,497 करोड़। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जरूर जाके चेक करना। नाउ वीडियो पे वापस आते हैं। नाउ चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमें यहाँ पे एसेट्स में देखने को मिल रही है। आगे रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। FY 22 से 23 में तो यहाँ पे रेवेन्यू में इंक्रीज था, बट FY 24 में यहाँ पे वापस डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू। FY 23 में कंपनी का रेवेन्यू था 2023 करोड़ के आसपास और FY 24 में वो कम होके हो गया 1701 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी यहाँ पे ग्रोथ की वजह उल्टा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। FY 22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 19 करोड़ के आसपास, FY 23 में भी था 19 करोड़ के आसपास और FY 24 में वो कम होके यहाँ पे हो गया है 12 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और अगर आप इस साल का डेटा देखेंगे तो 30 जून तक कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी लॉस में चल रही है। उसके बाद नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ कंपनी की ठीक ठाक है, रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पे यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल कंपनी के ऊपर यहाँ पे 703 करोड़ के आसपास का डेट यानी लोन है। हालांकि कंपनी जो यहाँ से आईपीओ से पैसे उठाएगी उससे अपने डेट को भी यहाँ पे रीपे करेगी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफी अच्छा खासा डेट हमें यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे नेगेटिव में है।
क्योंकि जैसे हमने देखा कंपनी का जो पैट है वो करंटली यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिल रही हैं। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे कंपनी का 3.1 के आसपास है। 1 या फिर 0.5 से यहाँ पे अगर कम हो डेट टू इक्विटी रेशियो तो वो यहाँ पे अच्छा माना जाता है, तो उस हिसाब से ये एक नेगेटिव चीज़ है। इसके बाद अगर हम कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 120 के आसपास चल रही है, और अगर हम इससे इसके पीयर कंपनी से यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो इसका पी रेशियो यहाँ पे सबसे हाई निकल के आता है। तो एक रीज़न तो इसका यही है कि इसका प्रॉफिट नेगेटिव में है, ईपीएस नेगेटिव में है, तो इसका पी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो अगर कंपनी जो है वो वापस प्रॉफिट करना शुरू करेगी तो इसका ईपीएस हमें यहाँ पे नॉर्मल होता हुआ दिखेगा। अभी के मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे काफ़ी हाई नज़र आ रही है, और फाइनेंशियली अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पे वीक नज़र आ रही है। तो चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। बात करते हैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से, 1 बाय 1 पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी जीएमपी देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में फिलहाल इसकी कोई भी डिमांड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, हालांकि जीएमपी जो है वो सिर्फ एक अंदाजा होता है। दूसरा अगर हम बात करें वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें भी यहाँ पे नेगेटिव ही नजर आ रहा है, बहुत ही हाई वैल्यूएशन इसकी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तीसरा हम बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, एंकर लिस्ट हमें इसकी यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रही है, एक दो बड़े नाम इसकी एंकर लिस्ट में यहाँ पे शामिल हैं जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह। चौथा पॉइंट है इसकी डिमांड। तो देखिए आज इस आईपीओ का यहाँ पे फर्स्ट डे था और ऐसी बहुत ज़्यादा कुछ खास डिमांड तो हमें इसके आईपीओ में यहाँ पे अभी तक देखने को नहीं मिली है। यानी लिस्टिंग गेन के पैरामीटर्स की बात करें तो 4 में से सिर्फ एक पॉइंट में ये थोड़ा बहुत ठीक नजर आ रहा है। तो देखिए उस हिसाब से पर्सनली तो मैं इस आईपीओ में फिलहाल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि आगे अगर इसका कोई अपडेट वगैरह आता है जीएमपी में, सब्सक्रिप्शन में, उसको मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।